हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंग जी सीरीज का 6th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वू गैंग और बाई को माइंस में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और लाओ के हमले से बाई बुरी तरह घायल हो जाती है। यहाँ एक बूढ़ा आदमी बाई के लिए कुछ दवाई देता है और वू गैंग उसका ध्यान रखने के साथ साथ और ज्यादा मेहनत करने लगता है। बाई काम में उसका साथ देना चाहती है और उसे लगता है कि वू गैंग उसकी वजह से बहुत परेशान हो रहा है। वू गैंग उसे समझाता है कि अभी तुम्हें और रेस्ट की जरूरत है और वैसे भी अपनी वाइफ का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। तभी वो बूढ़ा आदमी छुपकर उसे अपने पास बुलाता है और वू गैंग बाई को बिना बताए उससे मिलने जाता है। वो आदमी कहता है कि वादे के मुताबिक वो लड़की अब ठीक हो चुकी है और अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। वू गैंग उससे पूछता है कि तुम माइंस में काम करने वाले बिल्कुल नहीं लगते और लोगों को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर तुम माइंस के अंदर कैसे आते जाते हो। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ आने का मेरे पास एक खास कारण है और वो तुम हो। फिर वो उसे उसके असली नाम से बुलाता है और ये सुनकर वू गैंग को बहुत हैरानी होती है। वो उसके सामने नाटक करता है और कहता है कि मेरा नाम तो एगो है, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम अपनी असलियत मुझसे नहीं छुपा सकते। वो बताता है कि मैं तुम्हारा पूरा इतिहास जानता हूँ और ये भी कि तुम्हारी बॉडी में जो डिवाइन एसेंस है वो तुम्हारी माँ डाजी का है। यहाँ पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डाजी के पिता फुई हैं और वू गैंग के ग्रैंडफादर हैं। वू गैंग ये जानकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या तुम भी एक देवता हो। ये सुनकर फुई हंसने लगता है और बताता है कि काफी सालों से किसी ने उसे देवता कहकर नहीं बुलाया। फिर वो वू गैंग से पूछता है कि जिन देवताओं ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, क्या तुम उन सब से बदला नहीं लेना चाहते या फिर जिंदगी भर इस माइन में ही सड़ना चाहते हो। वू गैंग को भी उसकी बातें सुनकर जोश आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी यहाँ से निकलकर देवताओं से बदला लेना चाहता हूँ और जिंदगी भर एक गुलाम बनकर नहीं रह सकता। फुई ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वो वू गैंग को अपना फायर मंत्रा देता है और बताता है कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। वू गैंग देखता है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बन गया है जिससे उसे बहुत जलन होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और इससे पहले कि वो फुई से कुछ पूछ पाए वो एक बार फिर वहाँ से गायब हो जाता है। वू गैंग उस निशान को छू कर देखता है और तभी वहाँ बाई आ जाती है। बाई को लगता है कि शायद वू गैंग के हाथ पर चोट लग गई है, लेकिन उसे वहाँ कोई निशान दिखाई नहीं देता। वू गैंग उसका प्यार देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और जल्दी ही तुम्हें इस कैद से आजाद करा लूंगा। फिर वो बाई को लेकर माइन के सेंटर में आता है जहाँ से वो खुले आसमान को देखते हैं और वू गैंग कहता है कि बाहर की दुनिया हमारा वेट कर रही है। वो बताता है कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन इसके लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। आगे हम उसे जियांग और आशी के साथ देखते हैं और वो उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए एक सुरंग बनानी होगी। आशी को लगता है कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वू गैंग बताता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तभी वो लोग एक सोल्जर को आते हुए देखते हैं जो बिना उन पर ध्यान दिए वहाँ से निकल जाता है। तब वू गैंग बताता है कि यहाँ का मैनेजमेंट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है और उन्हें अपने प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो प्लान बनाता है कि हम रात को छुपकर सुरंग का काम पूरा कर सकते हैं और जियांग और आशी भी उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उसी रात से वो काम शुरू कर देते हैं और वू गैंग एक ऐसी जगह चुनता है जो सरफेस के बहुत करीब है और बाई भी नजर रखने में उनकी मदद करती है। वो लोग ब्लड क्रिस्टल की प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हैं ताकि लाओ और उसके लोगों को उन पर बिल्कुल शक ना हो। वो जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत साल लगने वाले हैं, लेकिन वो खुद को इसके लिए तैयार कर लेते हैं। देखते ही देखते काफी टाइम बीत जाता है और एक दिन खुद लीजिंग माइन का इंस्पेक्शन करने आता है। वो वू गैंग और उसके दोस्तों के काम से बहुत खुश होता है और लाओ से उनका अच्छे से ध्यान रखने को कहता है, लेकिन वू गैंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो माइन के मैनेजमेंट को अच्छे से समझता है और देखता है कि वर्कर्स के हिसाब से यहाँ बहुत कम सोल्जर्स हैं और ये सब मैनेज करने के लिए लीजिंग ने अलग अलग पोजीशंस बनाई हुई हैं, जैसे कैप्टन्स और सीनियर कैप्टन्स। इनके पास वर्कर्स के छोटे छोटे ग्रुप हैं ताकि ये उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर सके और जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ता है लीजिंग इन्हें प्रमोट कर देता है। लेकिन इनके अलावा यहाँ एक और प्रॉब्लम भी है और वो है लीजिंग का सन की बेटा नीजा, जो छोटा होने के बावजूद बहुत अत्याचारी है और गुलामों को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है।
वू गैंग उसे सबक सिखाना चाहता है, लेकिन लीजिंग के गार्ड्स हमेशा उसके आसपास रहते हैं। वू गैंग ये भी नोटिस करता है कि माइन के अंदर सिर्फ 100 सोल्जर्स हैं और बाकी सभी मेन गेट की पहरेदारी करते हैं, इसीलिए वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है और सुरंग ही उनका इकलौता ऑप्शन है। आगे भी वो अपना ये रूटीन फॉलो करते हैं और लाओ की नजरों से बचते हुए सुरंग को और तेजी से पूरा करने लगते हैं। ऐसे ही एक रात काम पर जाते हुए वू गैंग को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो देखने में बहुत बीमार है। वो वू गैंग से कहता है कि तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। वो बताता है कि मैं भी तुम्हारी उम्र में यहाँ आया था और उस वक्त मेरे सपने भी बहुत बड़े थे, लेकिन इस जगह ने उन सभी सपनों को खत्म कर दिया। ये सुनकर वू गैंग सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि हमें इन लोगों को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये सब भी मारे जाएंगे। वो ये बात अपने दोस्तों को भी बताता है और कहता है कि सुरंग को और बड़ा बनाकर हम बाकी लोगों को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। जियांग उसे चुप रहने का इशारा करता है और तभी एक कोने से लाओ बाहर आता है। पता चलता है कि उसे सुरंग के प्लान के बारे में सब पता चल गया है और वो यहाँ इनको सजा देने आया है। वू गैंग उससे भी अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि इस तरह तुम भी गुलामी की लाइफ से आजाद हो जाओगे, लेकिन लाओ पर इसका कोई असर नहीं होता और वो बताता है कि जल्दी ही मैं एक सीनियर कैप्टन बन जाऊंगा और बाहर की लाइफ से तो यहाँ की लाइफ कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर वो ये सब लीजिंग को बताने वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ और एक दिन तुम ये जरूर समझोगे। ये चारों भी समझ जाते हैं कि उनका खेल खत्म हो चुका है, पर अचानक वू गैंग लाओ पर हमला बोल देता है। लाओ खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फायर मंत्रा की ताकत से वू गैंग उसे जान से मार डालता है। उसके दोस्त भी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसमें इतनी पावर कहाँ से आ गई, लेकिन वू गैंग समझ जाता है कि ये सब फुई के दिए निशान के कारण है और उसके इमोशन इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तभी उन्हें सोल्जर्स के आने की आवाज आती है और वू गैंग तुरंत सुरंग के रास्ते को छुपाने को कहता है। सोल्जर उन चारों को घेर लेते हैं और कहते हैं कि इसकी सजा तुम्हें खुद लीजिंग देने वाला है। जल्दी ही वो उन्हें लीजिंग के पास ले आते हैं और वो पूछता है कि आखिर इतने स्ट्रॉन्ग कैप्टन को किसने मारा। ये सुनकर वू गैंग खड़ा हो जाता है और लीजिंग देखता है कि उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं है और सोल्जर से उसे मारने को कहता है। वू गैंग उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हम सब आपके बच्चों की तरह हैं और एक पिता अपने बच्चों को नहीं मार सकता। आगे वो बताता है कि हम तो आपके लिए ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन लाओ को इससे भी प्रॉब्लम होने लगी थी। वो बिना हमारी सुने हमें बुरी तरह मारने लगा और अनजाने में मेरे हाथों उसकी मौत हो गई। फिर वो लीजिंग को बताता है कि माइन में हमारा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है और आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। लीजिंग उनके सीनियर कैप्टन से पूछता है और वो कंफर्म करता है कि ये लोग सही कह रहे हैं। वू गैंग उससे सबको माफ करने को कहता है और बाई और जियांग भी उसका बर्ताव देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी लीजिंग का बेटा नीजा वहाँ आता है और कहता है कि वैसे भी ये लोग मरने वाले हैं, तो क्यों ना इनके साथ एक खेल खेला जाए। वो याद दिलाता है कि हाल ही में आपको एक बिगफुट मॉन्स्टर गिफ्ट मिला है और हम एरिना में इनकी फाइट करा सकते हैं। लीजिंग को लगता है कि ये नियमों के विरुद्ध है, लेकिन नीजा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है। वो उन सब की जान बख्श देता है और कहता है कि अगर तुम बिगफुट से जीत गए तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और तुम्हें अलग से इनाम भी मिलेगा। आगे का सीन एरिना का है, जहाँ सारे गुलाम उनकी फाइट देखने आए हैं। तभी वू गैंग और उसके दोस्त अंदर एंटर होते हैं और लीजिंग अपने आदमी से उन्हें हथियार देने को कहता है। फिर ड्रम्स की आवाज के साथ वो एक बड़ा सा दरवाजा खोलने लगते हैं और बिगफुट बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। लीजिंग नीजा को बताता है कि वैसे तो ये मॉन्स्टर जंगलों में रहते हैं, लेकिन मैं इसे ट्रेन करके माइन के काम कराना चाहता हूँ। जल्दी ही बिगफुट बाहर आ जाता है और ये चारों उससे लड़ने के लिए हथियार उठा लेते हैं। सबसे पहले वो वू गैंग पर अटैक करता है और वो सब उसकी पावर देखकर घबरा जाते हैं। नीजा को लगता है कि अब इन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन लीजिंग कहता है कि इनमें से एक गुलाम बहुत शक्तिशाली है। उधर आशी बिगफुट पर भाले से हमला करता है, लेकिन वो उसके शरीर को नहीं भेद पाता और उसके एक ही वार से आशी दूर जा गिरता है। फिर बिगफुट बाई की ओर बढ़ता है, लेकिन वू गैंग एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। वो देखता है कि बिगफुट एक बार फिर उनकी तरफ आ रहा है और वो अपने पास रखी एक पोटली उस पर फेंकता है, जिससे निकला पाउडर बिगफुट की आंखों में चला जाता है। नीजा लीजिंग से उस पोटली के बारे में पूछता है और कहता है कि ये तो चीटिंग है। तब लीजिंग बताता है कि इसमें शायद क्रिस्टल पाउडर था और जंग में सब कुछ जायज है।
उधर वू गैंग बिगफुट के ऊपर चढ़ जाता है और एक पत्थर से उसके सिर पर वार करने लगता है। मौका देखकर जियांग भी बीच में आ जाता है और तभी वू गैंग का फायर मंत्र चमकने लगता है। उसके अगले वार से बिगफुट तड़प उठता है और गुस्से में उन सबको खुद से दूर फेंक देता है। फिर वो वू गैंग को मारने के लिए उस पर छलांग लगाता है, लेकिन वू गैंग पास पड़ा एक भाला पकड़ लेता है। सबको लगता है कि शायद वू गैंग मारा गया है, लेकिन वो देखते हैं कि वू गैंग एकदम सही सलामत है। वू गैंग भाला निकालकर बिगफुट को मारने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।